नमस्कार सभी को। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कक्षा 12 इतिहास की ऑनलाइन क्लास के अंदर। कक्षा 12 इतिहास में हम पढ़ रहे हैं भारत का इतिहास, और भारत के इतिहास का पाठ पढ़ रहे हैं हम लोग, पाठ संख्या 6, और पाठ का नाम है आधुनिक भारत का स्वाधीनता आंदोलन। तो हम आधुनिक भारत का स्वाधीनता आंदोलन में जो है विभिन्न पॉइंटों को पढ़ चुके हैं, और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है भारत विभाजन के कारण, कि क्या वजह रही कि भारत विभाजन हुआ और उसके पीछे कौन कौन से कारण मौजूद थे। उन कारणों को आज हम समझने का प्रयास करेंगे, अर्थात भारत का विभाजन किन कारणों की वजह से हुआ, या भारत से पाकिस्तान क्यों बना तो वो हम जानते हैं, या भारत से दूसरा देश पाकिस्तान क्यों बना तो उसके पीछे कौन कौन से कारण, कौन कौन से घटनाक्रम थे, उन घटनाक्रमों को और उन कारणों को जानने का प्रयास हम करते हैं। तो ये आपकी पाठ्य पुस्तक का ही जो है अंश लिया गया है, और उसी के आधार पे हम समझते हैं। देखिए कि भारतीयों के वर्षों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, आज़ादी मिली, किंतु भारत की स्वतंत्रता के समय भारत का विभाजन भारत के इतिहास की एक बहुत ही दुखद घटना मानी जाती है, क्योंकि ये स्वतंत्रता तो मिली थी भारत को, लेकिन वहीं भारत दो टुकड़ों में विभाजित हो गया। एक देश, दूसरा देश बना पाकिस्तान, और उस समय का इतिहास है वो काफ़ी ही दुखद या करुणा से भरा हुआ है, त्रासदी से भरा हुआ है। कारण है कि भारत के अंदर रहने वाले जो है मुसलमान थे बहुत अधिक मात्रा में, उनको भारत छोड़ के पाकिस्तान जाना पड़ा, और वहीं बहुतायत मात्रा में पाकिस्तान के अंदर हिंदू थे, तो उनको अपना घर परिवार, अपनी जागीरें, अपनी संपत्तियां, अपनी धन दौलत, खेत खलियान सब छोड़कर भारत की तरफ आना पड़ा था, यानी उनके ऊपर कहर बरपा था। वहीं स्त्रियां हैं, उनके जीवन में भी दुखद घटनाएं घटित हुई थी। ये भारतीय इतिहास का, जिसमें करोड़ों की आबादी है, वो इधर से उधर हो गई, उनका सब कुछ छूट गया था। तो ये भारतीय इतिहास की, कहने को तो स्वतंत्रता मिली थी, लेकिन ये स्वतंत्रता बहुत सारे लोगों के बलिदान के ऊपर जो है बलिदान के ऊपर आई थी, या कह सकते हैं बलिदान का परिणाम था, और इसमें बहुत कुछ लोगों ने बहुत कुछ खोया था, करोड़ों की आबादी ने बहुत कुछ खो दिया था। तो ये एक बहुत ही दुखद घटना मानी जाती है भारतीय इतिहास की। भारत की जनता की इच्छा के विरुद्ध भारत का विभाजन हुआ था। भारत की जनता नहीं चाहती थी, लेकिन कुछ राष्ट्रवादी नेताओं के जरिए, या कुछ ऐसे नेता थे देश के अंदर, उनके लिए, उनके कुछ कारणों के पीछे भारत का विभाजन है वो हुआ। तो बहुत सारे कारण हैं, तो हम प्रमुख कारण में जानते हैं मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग जो कि मुस्लिम लीग है 1906 में बनी हुई, मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक पार्टी थी मुस्लिम लीग, और उसका वैसे तो अनेक प्रमुख नेता थे, लेकिन बाद में कालांतर की गतिविधियों के दौरान या कालांतर की परिस्थितियों के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि उसका एक प्रमुख महानायक बन गया था, महान संगठनकर्ता बन गया था। तो जिन्ना की भूमिका क्या रही वो देखें, कि भारत के विभाजन में मुस्लिम लीग और उसके नेता मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, की प्रमुख भूमिका थी। मुस्लिम लीग ने दो राष्ट्रों के सिद्धांत पर आधारित मुसलमानों के लिए या मुस्लिमों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग की। ये लीग एक ऐसी पार्टी, लीग यानी संगठन, ठीक है, मुसलमानों का संगठन नामक एक पार्टी बनी थी, और जो द्विराष्ट्र सिद्धांत या दो राष्ट्र के सिद्धांत पर आधारित, यानी ये जो इस पार्टी के अंतर्गत उन्होंने दो राष्ट्र बनाने की बात की, या भारत को दो भागों में विभाजित करने की बात की, और दूसरा राष्ट्र जो उन्होंने मांग की थी वो थी पाकिस्तान की मांग है उन्होंने की थी, यानी हमारे मुसलमानों के लिए एक अलग से देश होना चाहिए, या इस्लाम के रहने के लिए, इस्लाम बहुल जो भी इलाके हैं उनको एक पृथक राष्ट्र की संज्ञा दे दी जाए। मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने गायन लिखा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो ये मोहम्मद इकबाल जिन्होंने ये प्रसिद्ध गाना गाया है, उन्होंने भी जो है 1930 में मुस्लिम लीग की स्थापना की बात, मुस्लिम लीग के अपने अध्यक्षीय भाषण में मुसलमानों के लिए एक पृथक राज्य की स्थापना की बात की थी। मोहम्मद इकबाल ने भी जो है पृथक राज्य की बात की, और उनके अनुसार ये था कि जो है मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य बनना चाहिए। उन्होंने उत्तर पश्चिमी भारत के मुस्लिम बहुमत वाले प्रांतों को एक राज्य बना दिए जाने की बात की थी। पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग लंदन में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी चौधरी रहमत अली ने जो है किया था।
और उसके साथियों ने किया था। देखिए, पाकिस्तान शब्द, पाकिस्तान यानी पाक स्थान, पवित्र स्थान, तो वहीं इसके साथ ही अगर इस शब्द को देखा जाए तो उसने कुछ जिलों का या पाकिस्तान के क्षेत्र या जो भी जो पाकिस्तान बना था उसके कुछ क्षेत्रों को लेकर उसका नाम है वो जो है पाकिस्तान बनाया था। और अगर वैसे हम इस्लामिक शब्द के अनुसार देखें तो पाकिस्तान यानी जो पवित्र स्थान है वो पाकिस्तान है। और इसका सबसे पहले प्रयोग जो किया था वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी जिसका नाम था चौधरी रहमत अली। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है या इस बार के जो ऑप्शनल आपके पैटर्न के अंदर चेंज हुआ है तो इस प्रकार के प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। अब सद या वैकल्पिक बहुवैकल्पिक जो है विकल्पात्मक प्रश्न है तो इसके आधार पर आप उत्तर भी दे सकते हैं। तो इसका प्रयोग है चौधरी रहमत अली ने किया था जो कि स्वयं एक मुसलमान था। 1937 के प्रांतीय चुनावों में मुस्लिम लीग को सफलता नहीं मिली। 1937 का यानी 1935 का जो अधिनियम बना उस अधिनियम के दौरान 1937 में चुनाव होने निश्चित थे। पहले तो कांग्रेस इस चुनाव में भाग नहीं लेना चाहती थी, लेकिन बाद की परिस्थितियों को देखते हुए कांग्रेस ने जो है चुनाव में भाग लिया और उसके बाद कांग्रेस को बहुत अधिक बहुमत मिला। और वही मुस्लिम लीग मुसलमानों की पार्टी थी, लेकिन वो मुस्लिम बहुल इलाकों में भी अपना कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, यानी वो असफल ही रही थी। 1937 में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के संयुक्त सरकार बनाने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग शुरू से ही कांग्रेस के साथ नहीं थी या वो एक विरोधी पार्टी थी, और ऐसे में जब कांग्रेस को बहुमत मिल गया और ऐसे में संयुक्त सरकार यानी मिलीजुली संगठन वाली सरकार बनाने का प्रस्ताव मुस्लिम लीग ने रखा उसके सामने, तो कांग्रेस ने उसको नहीं माना। 1937 के चुनावों की सफलता के बाद जवाहरलाल नेहरू ने मुस्लिमों को कांग्रेस की ओर से और आकर्षित करने के लिए मुस्लिम जन संपर्क अभियान भी किया। देखिए, यहाँ पे कांग्रेस को बहुमत मिला था और कांग्रेस ने उन क्षेत्रों में भी बहुमत पाया था जो कि मुस्लिम बहुल इलाके थे, यानी जो मुसलमान जहाँ जिन इलाकों में रहते थे उन्होंने भी कांग्रेस को जो है विजित बनाया था या कांग्रेस का साथ दिया था। ऐसे में मुस्लिम लीग को असफलता मिली। जब कांग्रेस को सफलता मिल गई तो कांग्रेस के प्रमुख नेताओं ने जो है मुस्लिम बहुल इलाकों की तरफ भी अपना ध्यान आकर्षित किया और उन्होंने मुस्लिम जनसंपर्क अभियान चलाया, जिसके तहत वो अनेक मुस्लिम क्षेत्रों में गए और वहाँ के लोगों की कठिनाइयों परेशानियों को उन्होंने समझा। इसका विरोध मुस्लिम लीग ने किया। अब मुस्लिम लीग को ये पसंद नहीं आ रहा था कि कांग्रेस से वो मुसलमानों की सहानुभूति हासिल करे, तो उसने इसका विरोध किया, क्योंकि वो स्वयं को एक बहुत बड़ी पार्टी मानती थी या स्वयं को मुसलमानों की एक बहुत बड़ी पार्टी मानती थी। मुस्लिम लोग स्वयं को मुसलमानों की एकमात्र मुस्लिम लीग स्वयं मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि स्वयं को समझती थी। मुस्लिम लीग एवं जिन्ना ने पृथकतावादी नीति अपनाई, अलग थलग रहने की नीति अपनाई, यानी साथ मत दो। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस मंत्रिमंडलों द्वारा मुस्लिमों पर अत्याचार करने के मनगढ़ंत आरोप लगाकर सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा दिया और उसने जो है उल्टे सीधे बयान देना शुरू कर दिया या जो है प्रचार करना शुरू कर दिया कि कांग्रेस मंत्रिमंडल के माध्यम से या उनके सदस्यों के माध्यम से मुसलमानों के ऊपर है वो अत्याचार किए जा रहे हैं। और इस प्रकार से मनगढ़ंत जो है आरोप लगाए। और सांप्रदायिकता का अर्थ होता है धर्म की राजनीति, और धर्म की राजनीति यानी मैली कुचैली राजनीति या कलुषित राजनीति जिसके आधार पे व्यक्ति है वो अपने धर्म को श्रेष्ठ बताता है और दूसरे के धर्म को जो है काफिर बताता है, दूसरे के धर्म को अपने से कमतर आंकता है, उसके प्रति सम्मान की भावना नहीं रखता है, वो होती है सांप्रदायिकता। और सांप्रदायिकता एक धर्म की राजनीति है जिसमें जो है लोगों की मानसिकता को पूरी तरह से प्रिपेयर किया जाता है कि उसका धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, बाकी दुनिया के अन्य धर्म है वो सही धर्म नहीं है। तो इस आधार पे उन्होंने हिंदू मुस्लिम को बांटने का प्रयास किया और सांप्रदायिकता की भावना को उन्होंने बढ़ाने का प्रयास किया। कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र देने पर 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मना दिया। इस प्रकार से सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा दिया और कांग्रेस मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों ने या कह सकते हैं उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। और जब त्यागपत्र दे दिया 22 दिसंबर 1939 को तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। मुक्ति दिवस यानी अपने आप को स्वतंत्र माना। और 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने अपने लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव है वो पारित किया। वही मुस्लिम लीग जो पार्टी है उसका अधिवेशन हुआ लाहौर, जो कि वर्तमान पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान का बड़ा शहर है लाहौर, और वहाँ पर मुस्लिम लीग का अधिवेशन अर्थात बैठक हुई और उस बैठक में उन्होंने पाकिस्तान का जो प्रस्ताव जो है वो जहाँ पाकिस्तान की बात तो हो ही रही थी, अंत में उन्होंने पाकिस्तान बनाने का यानी पृथक राज्य बनाने का प्रस्ताव है वो उन्होंने जो है पारित करवा दिया। यानी मुस्लिम लीग के अनुसार है पृथक राज्य है वो उचित है।
मुस्लिम लीग की भूमिका विभाजन के लिए उत्तरदायी थी। उसी प्रकार सावरकर और हेडगेवार के नेतृत्व में हिंदू महासभा और हिंदू स्वयंसेवक आरएसएस की भूमिका भी विभाजन के लिए उत्तरदायी थी। इन लोगों ने हिंदू राष्ट्र की मांग की। जैसे जो है मुसलमानों की पार्टी थी मुस्लिम लीग, और मुस्लिम लीग ने बहुत सारी सांप्रदायिकता की भावना के आधार पर उन्होंने विभाजन की बात रखी या पृथक पाकिस्तान की मांग उन्होंने रखी, ये प्रस्ताव पारित करवा दिया। वहीं भारत के अंदर भी एक तो जो है सावरकर और हेडगेवार, ये दो प्रमुख राष्ट्रवादी नेता ही थे, और इनके नेतृत्व में एक हिंदू महासभा और दूसरी स्वयंसेवक संघ, जिसे आरएसएस कहा जाता है, तो उनकी भूमिका भी इस विभाजन के लिए उत्तरदायी रही, क्योंकि उन्होंने हिंदुत्व की भावना को फैलाया था, अर्थात हिंदू राष्ट्र की मांग की थी। तो कुछ ऐसे लोग थे भारत के अंदर जो कि हिंदुत्व के आधार पर हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे थे, और मुस्लिम लीग तो बहुत पहले से ही एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र या मुस्लिम जो है राज्य की मांग है वो कर ही रही थी। तो ये सारे कारण कह सकते हैं विभाजन के लिए उत्तरदायी रहे थे, जिसमें जिन्ना की प्रमुख भूमिका है वो रही। दूसरा कारण हम समझते हैं अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति। अब अंग्रेज चूंकि वो तो यूरोपियन थे और उन्होंने हमेशा भारत के लोगों का फ़ायदा ही उठाया था। यहाँ पर तो उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे उन्होंने सांप्रदायिकता की राजनीति उनको समझ में आ चुकी थी कि हिंदू और मुसलमानों को लड़ाना बड़ी आसान चीज़ है, और उसके अनुसार वो फूट डालकर राज कर सकते हैं, यानी दोनों को लड़ाते रहो और तीसरा अपना फ़ायदा उठाते रहो। तो ऐसी नीति है वो अंग्रेजों ने शुरू में ही अपना ली थी, वो अपने फ़ायदे के लिए ऐसा कर रहे थे। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण करते हुए पृथकतावाद को बढ़ावा दिया। उन्होंने ये पृथकतावाद का जो माहौल जो बढ़ रहा था, उसमें अंग्रेजों ने उसे रोकने का कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि वो ऐसी ही राजनीति करना चाहते थे जिसमें हिंदू और मुसलमान हैं दोनों एक दूसरे से लड़ते रहे। ब्रिटिश सरकार ने अन्य संप्रदायों की उपेक्षा कर मुस्लिमों का पक्ष लिया। ब्रिटिश जो है मुसलमानों की पार्टी जो मुस्लिम लीग या मुस्लिम थे, उनका सपोर्ट है वो ब्रिटिश सरकार शुरू से ही कर रही थी। कारण था कि कई बार कांग्रेस के अंदर विरोध हुए थे, कहीं नरम दल का भी गरम दल के सदस्यों के माध्यम से। तो ऐसे में मुस्लिम लीग हमेशा उससे पृथक रही थी, उसने कभी भी कांग्रेस का साथ नहीं दिया था। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार का रवैया या सहानुभूति है वो मुस्लिम लीग या मुस्लिम सदस्यों के साथ थी। और ऐसे में जब तब भी ऐसी राजनीति होती थी पृथकतावाद सांप्रदायिकता, तो ब्रिटिश सरकार है वो चुपचाप रहती थी, वो सिर्फ तमाशा देखती थी। और ऐसे में जब संप्रदाय की जो है विभिन्न गतिविधियां हो रही थी, उस समय भी जो है ब्रिटिश सरकार है और मुस्लिमों का पक्ष ले रही थी। 1919 के मार्ले मिंटो अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया, यानी यहाँ पे धर्म के आधार पर या सांप्रदायिकता के आधार पर पृथक निर्वाचन, जिसमें मुस्लिम लीग के सदस्य हैं मुस्लिम नेता को चुनेंगे, या मुस्लिम बहुल इलाकों में मुस्लिम नेता जो है वही जो है प्रतिनिधि बनकर सामने आएंगे। तो यहाँ पे इस अधिनियम के अंदर ये सुधार किए गए थे, और इस प्रकार से लोगों को बांटने का प्रयास है वो किया गया। उसके अनुसार मुस्लिमों को पृथक प्रतिनिधित्व एवं विधानमंडलों में उनकी संख्या के अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व भी दिया गया था। यानी प्रतिनिधित्व तो दिया गया था वो तो ठीक है, लेकिन उनकी जनसंख्या के अनुपात से भी अधिक प्रतिनिधित्व दिया था, यानी मुस्लिमों का सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा किया था। और ऐसे में अंग्रेजों ने मुस्लिम सांप्रदायिकता का उपयोग भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के विरुद्ध एक हथियार के रूप में किया था। यानी कि यहाँ पे अंग्रेज है वो मुस्लिमों की सहानुभूति अर्जित कर रहे थे, और सांप्रदायिकता के आधार पे वो हिंदू मुसलमानों को लड़ाने में सक्षम थे। और जब भी भारत में जो है राष्ट्रवादी आंदोलन हुए, तो उन्होंने मुस्लिम लीग को सामने वाली पार्टी या मुसलमानों को सांप्रदायिकता के आधार पे अपने साथ है वो रखा, और उसका इस्तेमाल है वो फूट डालो और राज करो की नीति के आधार पर किया था। 1945 ईस्वी में वेवेल ने कार्यकारिणी परिषद के प्रस्ताव में 5 सदस्यों के नाम मुस्लिम लीग और कांग्रेस से देने के लिए कहा था, जबकि कांग्रेस मुस्लिम लीग की तुलना में अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व करती थी। लॉर्ड वेवेल जब आया और वहाँ पर शिमला सम्मेलन भारत के अंदर हुआ था, या वेवेल योजना जब लागू की गई थी, तो ऐसे में यहाँ पर जो कार्यकारिणी सदस्य जो है कार्यकारिणी परिषद में जो सदस्य लेने थे, उसमें पाँच सदस्य लेने थे, या कह सकते हैं 2 पार्टियां या प्रमुख पार्टियां थी, एक कांग्रेस थी और दूसरी थी मुस्लिम लीग। तो वेवेल ने कांग्रेस है जो कि बहुत अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व करती थी, और मुसलमान है जो मुस्लिम लीग है वो सिर्फ मुसलमान पार्टी का ही जो है जो कि अल्पसंख्यक थे भारत के अंदर, तो उसका नेतृत्व करती थी। लेकिन वेवेल ने पक्ष लेते हुए उसने दोनों पार्टियों से 5 सदस्यों की मांग की थी। तो ये कहीं ना कहीं जो है मुस्लिम लीग की तुलना से अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली जो कांग्रेस थी, उसके फेवर में ये फैसला नहीं था, ये उचित फैसला नहीं था।
इस प्रकार उसने दोनों को बराबरी का दर्जा देकर मुस्लिम लीग को बढ़ावा दिया। यानी उसने जो मुस्लिम लीग नामक जो पार्टी थी वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार की सहानुभूति मुस्लिम लीग के सामने साथ थी। जिन्ना ने समस्त मुस्लिम सदस्यों का नाम मुस्लिम लीग द्वारा दिए जाने की मांग की। वहीं कांग्रेस के अंदर भी कुछ मुस्लिम नेता शामिल थे, जिसमें नाम आता है जो है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। एक तो ये कांग्रेस में शामिल थे, मुस्लिम नेता थे। और वहीं खान अब्दुल गफ्फार खां और भी कई ऐसे मुस्लिम नेता थे जो कांग्रेस के साथ थे। और वहीं कांग्रेस इनको अपना सदस्य मानती थी और कांग्रेस से कुछ मुस्लिम नेताओं के नाम देना चाहती थी, लेकिन जिन्ना ने इसका विरोध किया। जिन्ना के अनुसार कांग्रेस किसी भी मुस्लिम नेता का नाम है वो नहीं दे सकती, क्योंकि मुसलमानों की पार्टी कौन सी है? मुस्लिम लीग है, और वो ही मुस्लिम नेताओं के नाम देने के लिए सही है। तब कांग्रेस के सदस्यों ने हालांकि इसका विरोध किया था, और जिन्ना ने जब बार बार यही मांग रखी मुस्लिम सदस्यों का नाम सिर्फ मुस्लिम लीग ही देगी, तो शिमला सम्मेलन में जिन्ना को एक प्रकार से वीटो का अधिकार दे दिया। और वेवेल ने, जो कि शिमला सम्मेलन जब हुआ था, तो वेवेल ने क्या किया? जिन्ना को अधिकार दे दिया कि वो जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। वीटो का अधिकार यानी वो जो चाहेगी वो निर्णय ले सकती है, तो उसको पावर दे दी, उसको वीटो शक्ति दे दी, यानी उसी के आधार पर उसका निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा। और अगर वो इसको नहीं मानती है तो ये सम्मेलन रद्द कर दिया जा सकता है। वेवेल ने शिमला सम्मेलन के निर्णयों को मुस्लिम लीग द्वारा अस्वीकृत किए जाने पर शिमला सम्मेलन को समाप्त घोषित कर दिया। जब मुस्लिम लीग नामक जो पार्टी है ये नहीं मानी, और इसने जब कांग्रेस ने अब्दुल कलाम आज़ाद का नाम दिया, तब जो है मुस्लिम लीग को उचित नहीं लगा और उसने इसका विरोध किया। और अंततः ये जो शिमला सम्मेलन हुआ था, इस सम्मेलन का कोई निचोड़ नहीं निकला, और फिर वेवेल योजना है वो यही धरी की धरी रह गई, असफलता मिली। तो इस प्रकार यहाँ पे जिन्ना एक शक्तिशाली नेता के रूप में उभर रहा था, जो कि ब्रिटिश सरकार को अपने अनुकूल करने में समर्थ है जो था। अब है तुष्टीकरण की नीति। तुष्टीकरण यानी कि कह सकते हैं अलग थलग रहना, अपने आप को अलग थलग रखना, जानबूझकर देखते हुए भी कुछ नहीं कहना। तो तुष्टीकरण की नीति देखिए कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए हिंदू मुस्लिम एकता को आवश्यक मानते हुए मुस्लिमों का सहयोग प्राप्त करने के लिए तुष्टीकरण की नीति है वो अपनाई गई। 1916 के लखनऊ समझौते में कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व और मुस्लिम विधानमंडलों में उन्हें जनसंख्या के अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व दिए जाने के अधिकार को स्वीकार कर लिया। देखिए 1916 का जो लखनऊ समझौता हुआ था, उसमें कांग्रेस ने जो मुसलमानों को प्रतिनिधित्व दिया था और उन्हें जनसंख्या के अनुपात से भी अधिक प्रतिनिधित्व दिया था उनके सदस्यों को, तब भी कांग्रेस ने इस बात की स्वीकार कर लिया। लेकिन ये कांग्रेस की बहुत बड़ी भूल थी। 1923 से 1933 तक हिंदू महासभा ने लखनऊ समझौते को संशोधित करवाने के प्रयास किए। देश की सांप्रदायिक समस्या को हल करने के लिए गांधी ने CR फार्मूला जो पर जिन्ना से बात की। अब CR फार्मूला क्या, वो भी हम समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन भी आ सकता है आपका CR फार्मूला। CR फार्मूले के अनुसार मुस्लिम लीग को भारतीय स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करना था। यानी जो है भारत है वो स्वतंत्रता की मांग कर रहा था, अंग्रेजों के सामने है वो आज़ादी की मांग कर रहा था, और मुस्लिम लीग को भी इसी का सपोर्ट करना था। एवं युद्ध समाप्ति के बाद, युद्ध यानी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, कि युद्ध यदि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तो उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी भारत के उन क्षेत्रों में जहां मुस्लिम बहुमत है, जनमत द्वारा निर्णय लिया जाना था कि वे पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं या नहीं। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है जो कि पश्चिमी जो है पंजाब और उसके आसपास के इलाके, सिंध वगैरह, तो उसमें, और दूसरी तरफ से जो है बंगाल की तरफ जो उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र थे उसमें भी बहुत सारे इलाके थे, वो मुस्लिम बहुल इलाके थे, जिससे बांग्लादेश बाद में बना। तो यहाँ पर ये निर्णय लेना था, और इस निर्णय के अंतर्गत यहाँ पे ये जो है बातचीत हुई थी CR फॉर्मूले के तहत। तो इसमें कि मुस्लिम लीग है वो यहाँ पे कि मुस्लिम बहुमत है या जनमत द्वारा निर्णय लिया, यानी वोटिंग द्वारा जनता से पूछा जाएगा कि वो क्या चाहती है और वे भारत से अलग होना चाहते हैं अथवा नहीं। महात्मा गांधी ने जिन्ना को बार बार मनाने का प्रयास किया, और जिन्ना को महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि भारत का विभाजन हो, और ऐसी स्थिति में वो जिन्ना को बार बार मना रहे थे कि वो अलग राज्य की मांग कर रहा था, अलग पाकिस्तान की मांग कर रहा था। इसके तहत महात्मा गांधी बार बार जिन्ना को समझाने का प्रयास कर रहे थे। और अचानक गांधी जी, जो कि उस समय कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता थे और काफ़ी बड़ी पार्टी का नेतृत्व करने वालों में से थे, तो गांधी जी ने बार बार जब एक छोटी पार्टी के नेता जिन्ना से बार बार बात की, तो इससे जिन्ना का महत्व है वो संपूर्ण भारत के अंदर बढ़ गया।
मुस्लिम लीग को संविधान सभा में भाग लेने के लिए सहमत किए बिना ही 1946 की अंतरिम सरकार में सम्मिलित कर लिया गया। और वहीं अंतरिम सरकार में भी मुस्लिम लीग है वो शामिल नहीं होना चाहती थी, लेकिन बाद में जो है मुस्लिम लीग है वो कांग्रेस की असफलता के लिए इसमें शामिल होगी जब अंतरिम सरकार बनी उसके अंदर, और उसको सम्मिलित भी कर लिया गया। मोहम्मद अली जिन्ना राजनीतिक परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए शक्तिशाली बनता चला गया। वहीं जो है कांग्रेस है वह मुस्लिम लीग को महत्व दे रही थी और इसके चलते ये स्थितियां उसके अनुकूल थी जिन्ना की, और जिन्ना है वो शक्तिशाली संगठनकर्ता बन गया, या कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग का प्रमुख नेता है वो बन गया। और वहीं भारत में उसका सम्मान भी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था, और उसने परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए शक्तिशाली बना और कायदे आजम अर्थात महान संगठनकर्ता जो है वो कहलाने लगा। तुष्टीकरण की नीति के परिणाम स्वरूप मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला, लेकिन इस पार्टी ने कभी भी जो है कांग्रेस का साथ नहीं दिया, कभी भी स्वतंत्रता की मांग नहीं की, बल्कि उसने तुष्टीकरण की नीति अपनाई। वो सिर्फ मुसलमानों के लिए लड़ने वाली पार्टी थी, और उसने भारत को आज़ाद कराने की वाली परिस्थितियों में या कांग्रेस जिन जिन चीज़ों की मांग करी थी उसने मुस्लिम लीग के इन लोगों ने या इन प्रमुख नेताओं ने इसका साथ नहीं दिया, बल्कि वो लगातार पृथक पाकिस्तान की मांग करती रही, और इस प्रकार से जिन्ना का महत्व भी बढ़ गया। और लेकिन इससे क्या हुआ, सांप्रदायिकता की राजनीति को बढ़ावा मिला। सांप्रदायिकता यानी धर्म के आधार पर गंदी राजनीति, लोगों को आपस में लड़ाने की, सरल जनता को आपस में लड़ाने का एक जो कह सकते हैं परिणाम है वो सांप्रदायिक राजनीति के रूप में सामने आने लगा था। अब है अंतरिम सरकार की सफलता। अब अंतरिम सरकार जो कि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत है, जो है भारतीय नेताओं की सरकार बनी थी, और इसके अंदर भारतीय नेता ही इसके अंदर शामिल थे, और उन्हीं को सत्ता हस्तांतरण करने की बात है वो चल रही थी। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग को मजबूत करने और कांग्रेस को दुर्बल करने के लिए सम्मिलित हुई थी। मुस्लिम लीग हालांकि पहले इसमें शामिल नहीं होना चाहती थी, लेकिन बाद में उसने भी अपनी स्थितियों को भांपते हुए कि कांग्रेस को किस प्रकार से एक दुर्बल पार्टी के रूप में स्थापित किया जाए, और उसके लिए उसने वो मुस्लिम लीग है उसके अंदर शामिल होगी। इसमें मुस्लिम लीग ने अपने द्वितीय श्रेणी के नेताओं को प्रतिनिधित्व के लिए भेजा। मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे, बल्कि वो इसके अंदर शामिल नहीं हुए, बल्कि जो सेकेंडरी नेता थे, जो कि वरिष्ठ नहीं थे, उनको अंतरिम सरकार में प्रतिनिधित्व के लिए भेजा। इन्होंने कांग्रेस के मंत्रियों के कार्यों में बार बार बाधा डाली, अड़ंगे अड़ाए, किसी न किसी प्रकार की जो प्रस्ताव पारित हो रहे थे उसमें उन्होंने जो है अपने मंसूबों के संबंधित बातें हैं वो रखी। तो इस प्रकार से वो कांग्रेस को असफल बना लेना चाहती थी। अंतरिम सरकार से ये स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक साथ मिलकर सरकार चलाना संभव नहीं है, जो कि लियाकत अली मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे और अन्य कुछ नेता इसमें शामिल थे, और उन्होंने जानबूझकर कांग्रेस के सभी कार्यों में बाधा डाली, और विभिन्न प्रकार के कर या टैक्स या विभिन्न नई नई प्रणालियां उन्होंने उसमें मुस्लिम लीग की जो है कह सकते हैं अंतरिम सरकार की असफलता को बनाने के लिए, कांग्रेस को दुर्बल बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के अड़ंगे हैं उन्होंने अड़ाए, और इस प्रकार से कांग्रेस और मुस्लिम लीग है दोनों परस्पर विरोधी पार्टियों के रूप में सामने आ रही थी। और अब कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग का एक साथ काम करना या एक साथ मिलकर सरकार चलाना भी असंभव हो गया था। यानी दोनों ऐसी पार्टियां थी जो कि कांग्रेस है उनके साथ फिर भी कह सकते हैं सहानुभूति या उनके साथ मिलकर चलना चाहती थी, लेकिन मुस्लिम लीग है वो किसी भी प्रकार का सपोर्ट है उसको नहीं कर रही थी, बल्कि बार बार जो है अड़ंगे ही अड़ा रही थी। तो इस प्रकार ये दोनों पार्टियां प्रमुख पार्टियां थी, लेकिन दोनों एक साथ नहीं चल सकती थी। अब है सांप्रदायिक दंगे, वही धर्म की राजनीति, धर्म के आधार पर लोगों को आपस में लड़ाना। तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्राप्त करने के लिए 16 अगस्त 1946 इंपॉर्टेंट है कि 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई शुरू की। प्रत्यक्ष कार्रवाई यानी सीधी कार्रवाई, और सीधी कार्रवाई के तहत क्या किया उन्होंने, सांप्रदायिक दंगों की शुरुआत कर दी। इसके परिणाम स्वरूप देश के कई स्थानों पर सांप्रदायिक दंगे हुए, यानी हिंदुओं को जो है मुस्लिम बहुल इलाकों में हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया गया, और वहीं जो है हिंदुओं ने मुसलमानों को मारना शुरू कर दिया। लेकिन जो बंगाल के अंदर हिंदुओं को मारा गया था बहुत अधिक मात्रा में। तो ये सांप्रदायिक जो है दंगों में बंगाल की मुस्लिम लीग की सरकार ने इसे रोकने के स्थान पर उपद्रवियों की सहायता की। बंगाल एक ऐसा प्रदेश था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, हालांकि बाद में बंगाल लॉर्ड कर्जन ने इसका विभाजन किया था, लेकिन बाद में ये विभाजन रद्द हो गया था। तो बंगाल के अंदर मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा थी, और जब ये सांप्रदायिक दंगे जो है शुरू हुए तो इस दौरान मुस्लिम पार्टियों ने या कह सकते हैं मुस्लिम लोगों ने बहुत अधिक मात्रा में हिंदुओं को मौत के घाट उतारा। और यहाँ पर उस समय जब ये दंगे हो गए थे तो यहाँ पर मुस्लिम लीग की सरकार थी, और ये सरकार थी सुहरावर्दी सरकार। ठीक है, मुस्लिम लीग की सुहरावर्दी सरकार थी। ये सरकार है वो सिर्फ देखती रही
और जो आपस में जो जनता लड़ी थी, हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को मार रहे थे, तो उन्होंने इस प्रकार, इस सरकार ने किसी भी प्रकार का विरोध नहीं किया और न ही किसी प्रकार के रोकने के प्रयास किए, बल्कि उपद्रवियों की सहायता की। जो मुस्लिम उपद्रवी थे, जो कि अन्य लोगों को चोट पहुंचा रहे थे, मार रहे थे, मौत के घाट उतार रहे थे, उनकी सहायता की। तो ये सरकार क्या कर रही थी? ये सरकार है वो सांप्रदायिक दंगों को बढ़ाने में ही सहायक सिद्ध हो रही थी। सांप्रदायिक दंगों की भीषणता एवं उसके विस्तार को देखते हुए गांधी, नेहरू और पटेल ने भारत के विभाजन को स्वीकार कर दिया। तो इस प्रकार से जब हालात भीषण होते जा रहे थे, हालात बहुत ज़्यादा जो है त्रासदीपूर्ण होते जा रहे थे, और ऐसे में जो है गांधी, नेहरू और पटेल ने जो है विभाजन को स्वीकार कर लिया। यानी अब उनको लगने लगा था कि इस प्रकार से यहाँ पे हिंदू और मुसलमान एक होकर नहीं रह सकते, बल्कि पाकिस्तान बन जाना चाहिए या जिन्ना की मांगों को स्वीकार कर लेना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि यदि हम भारत का विभाजन स्वीकार नहीं करते तो भारत छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा और पूर्णतया नष्ट हो जाएगा। भारत के अंदर सिर्फ मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी ही नहीं लड़े थे, बल्कि अनेक बड़ी बड़ी रियासतें मौजूद थी, और ऐसे में अगर यहाँ पर ये परिस्थितियाँ मौजूद होती है तो हर कोई भारत से अपने आप को अलग कर देना चाहेगा, कोई भी भारतीय संघ के अंदर शामिल नहीं होगा। और ऐसे में वल्लभ भाई पटेल को इन सारी परिस्थितियों का भान हो गया था। तो वल्लभ भाई पटेल ने ये कहा कि यदि हम भारत का विभाजन स्वीकार नहीं करते हैं तो भारत छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा, यानी अनेक टुकड़ों में भारत बंट जाएगा, और अंततः परिणाम क्या होगा कि पूर्णतया नष्ट हो जाएगा। गोविंद वल्लभ पंत ये भी एक कांग्रेस के प्रमुख नेता थे, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस को या तो विभाजन को स्वीकार करना है अथवा आत्महत्या करनी है। यानी कि कांग्रेस इस चीज़ को मान ले कि या तो विभाजन को स्वीकार कर ले, क्योंकि गांधी जी विभाजन के विरोधी थे और वो नहीं चाहते थे कि विभाजन हो। तो उन्होंने ये कहा कि, और मौलाना साहब भी जो है, मौलाना अब्दुल कलाम, ये भी विभाजन को नहीं चाहते थे, और खान अब्दुल गफ़ार खां जो मुस्लिम प्रमुख नेता थे वो भी विभाजन नहीं चाहते थे। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए कि गोविंद वल्लभ पंत ने कहा कि या तो कांग्रेस इन परिस्थितियों को सांप्रदायिक दंगों के आधार पे, जहां लोगों जो है साधारण लोग मारे जा रहे हैं, इसके आधार पे या तो विभाजन स्वीकार कर ले और जिन्ना की मांग को स्वीकार कर ले, अन्यथा आत्महत्या करना यानी ये परिस्थितियाँ हमेशा मौजूद रहेगी, और ऐसे में जो है जनता, निर्दोष जनता है वो बेवजह मारी जाएगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि निश्चित ही हमारा दोष है और हमें अपनी कमजोरियों का दंड भुगतना पड़ा, लेकिन कमजोरियों का दंड यानी जो समय समय पर उन्होंने मुस्लिम लीग नामक जो पार्टी को जो है प्रतिनिधित्व देते रहे थे, और इस प्रकार से मुस्लिम लीग है वो एक बहुत बड़ी पार्टी बन चुकी थी, और वहीं जो है ये हितकारी नहीं होके बल्कि भारत के लिए दोषी साबित हो रही थी, और दंगे वगैरह है या अल्पसंख्यकों को या जनता को बांटने का प्रयास करी थी। लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों ने भारत में तोड़ फोड़ पैदा करने के लिए सोच समझकर जो कुछ किया है, इसके लिए मैं उन्हें क्षमा नहीं कर सकता। दूसरे सभी घाव भर जाएंगे, किंतु ये घाव कहीं अधिक लंबे समय तक रिश्ता रहेगा। तो इस प्रकार नेहरू जी ने भी जो है कहीं न कहीं विभाजन को स्वीकार कर लिया, क्योंकि ब्रिटिश नेताओं ने हमेशा मुस्लिमों को बांटने का प्रयास किया था, उनकी सिंपैथी हमेशा मुसलमानों के साथ रही थी, और इसके चलते उन्होंने जो है पृथकतावादी नीति को बढ़ावा दिया था, जिसमें और मुसलमानों के और पृथक निर्वाचन के आधार पर पृथकतावादी नीति है वो रही, और ऐसे में जो भारत के अंदर रहने वाले मुस्लिम लोगों को कहीं ना कहीं जो कि उस समय की अंतर्गत जो है ये भावना आ गई थी कि वो पृथक है और वो अलग रहकर ही ज़्यादा सुरक्षित रख सकते हैं, और इस प्रकार से जो है पाकिस्तान के बनने की मांग उठ रही थी, और अंततः ये विभाजन है उसको स्वीकार करना पड़ा। तो सभी राष्ट्रवादी नेता हैं हालांकि विभाजन नहीं चाहते थे, लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने विभाजन को स्वीकार कर लिया। तो ये था भारत विभाजन के प्रमुख कारण, जिसमें हमने समझा है कि मुस्लिम लीग और जिन्ना की भूमिका, दूसरा अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति, तुष्टीकरण की नीति और अंतरिम सरकार की असफलता, और वहीं सांप्रदायिक दंगे, और इन सांप्रदायिक दंगों के आधार पे जो है 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। तो ये सारी स्थितियां हैं वो कहीं न कहीं विभाजन का कारण रही, और अंततः जो है भारत विभाजन हो गया 1947 में। 14 अगस्त को पाकिस्तान बना और 15 अगस्त जो है 1947 को 12 बजे भारत आज़ाद हुआ, मध्य रात्रि को। तो ये थी विभाजन की परिस्थितियाँ। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।